दिवालिया हो चुकी DHFL यानी दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, एक कंपनी जो घर लेने वालों को आसान शर्तों पर लोन बांटती थी। कंपनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाकों को किराए पर भी देने का काम करती थी। 13 मई को इस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन को गिरफ्तार कर लिया गया। धीरज के बड़े भाई कपिल वधावन पहले से हिरासत में हैं। वजह है 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड केस। ये पहली बार नहीं है जब इन दोनों भाइयों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया हो। इसके पहले भी दोनों भाई यस बैंक करप्शन मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आज के खर्चा पानी में हम जानेंगे कि आखिर कौन हैं ये वधावन ब्रदर्स, DHFL कंपनी क्या काम करती थी और 34,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम क्या है और इसमें किन बैंकों का पैसा फंसा है और फिलहाल DHFL का क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान के बंटवारे से। अजीब है पर सही है। दरअसल दीवान कुलदीप सिंह वधावन बंटवारे के बाद लाहौर से मुंबई आकर बसे। उन्होंने मुंबई में रियल्टी डेवलपमेंट और हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार शुरू किया। उनके बाद उनके बेटे हुए राकेश और राजेश वधावन, दोनों ने उनके पेशे में कदम रखा और 11 अप्रैल 1984 को महाराष्ट्र में शुरुआत की दीवान हाउसिंग फाइनेंस की। पहले कंपनी का नाम था दीवान हाउसिंग फाइनेंस एंड लीजिंग, जो बाद में बदलकर दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड हुआ। उसके बाद एक बार और नाम बदला और हो गया दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि DHFL। DHFL घर लेने वालों को आसान शर्तों पर लोन बांटती थी। कंपनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाकों को किराए पर देने का भी काम करती थी। DHFL को भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में गिना जाता था। ये 3 देशों में भारत, UK और UAE में कारोबार करती थी। शुरू होने के करीबन 2 दशक बाद राजेश के बेटे कपिल ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए और 1997 में कंपनी को ज्वाइन कर लिया। 3 साल बाद ही 2000 में राजेश वधावन की खराब सेहत की वजह से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद कपिल के साथ साथ धीरज ने भी, यानी कि उनके छोटे भाई धीरज वधावन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। राजेश के भाई राकेश और उनके बेटे सारंग ने भी बिजनेस में अच्छी खासी भूमिका निभाई। वधावन बंधु दोनों भाइयों ने, यानी कि धीरज और कपिल ने मिलकर के कंपनी के बिजनेस का कायाकल्प कर दिया। इंडिया टुडे में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक कपिल वधावन ने जब बिजनेस संभाला था तो कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ था और प्रॉफिट 16 करोड़ का। 2016-17 तक आते आते उसी कंपनी का रेवेन्यू 10,826 करोड़ और प्रॉफिट बढ़कर 2,896 करोड़ पर पहुंच गया। दोनों भाइयों ने जमकर अलग अलग कंपनियों के अधिग्रहण किए, बिजनेस को अलग अलग डोमेन में फैलाया। जो कंपनी पहले एक होम लोन फाइनेंस कंपनी थी, वो एजुकेशन और SME फील्ड में भी गई। लाइफ और जनरल लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड जैसे फील्ड्स में भी कदम रखा। जल्द ही दोनों भाई मुंबई के कॉर्पोरेट घरानों में बड़ा और जाना माना नाम बन गए। दोनों के परिवार ठाट बाट से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। प्राइवेट प्लेन थे, यार्ड, लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन जिसमें रोल्स रॉयस, फैंटम से लेकर बेंटले शामिल थी। दोनों के साथ बंदूक लिए बॉडीगार्ड घूमते नजर आते थे। कपिल बिजनेस में प्रोफेशनल वाला रोल निभाते, वहीं धीरज एकदम मस्त मौला इंसान की तरह रहते थे जिसे कोर बिजनेस से कोई मतलब नहीं। कपिल वधावन बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। रुपयों पैसों से जुड़े सारे मामले कपिल ही देखते थे। एनालिस्ट के साथ मिलना जुलना हो या फिर इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करनी हो, सब कुछ कपिल करते थे। लेकिन जो छोटे भाई थे धीरज वधावन, वो कंपनी के प्रमोटर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी थे। उनकी दिलचस्पी एंटरटेनमेंट फील्ड में काफ़ी थी। उनका ज़्यादातर समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियतों के साथ ही बीतता था। आए दिन उस टाइम पर पेज 3 के पन्नों पर वधावन ब्रदर्स की फोटो एंटरटेनमेंट जगत की सेलिब्रिटीज़ के साथ नजर आती थी। धीरज को एंटरटेनमेंट फील्ड से कितना लगाव था, इस बात का सबूत तब मिला जब उन्होंने 2016 में कायटा प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिससे सैफ अली खान की बाजार और दूसरी फिल्में रोमियो, अकबर और वॉल्टर जैसी फिल्में निकली। बहरहाल दोनों भाई ग्रुप के सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, मगर उन्हें खबर नहीं थी कि उनके पतन की कहानी लिखी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2019 में DHFL ग्रुप में फंड डाइवर्जन को लेकर एक मीडिया हाउस ने बहुत बड़ा खुलासा किया। बस यहीं से DHFL के धीरज और कपिल वधावन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फंड डाइवर्जन का मतलब होता है लोन किसी और कारण से बताकर लेना और उसका इस्तेमाल किसी और कारण के लिए करना, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। कोबरा पोस्ट ने 29 जनवरी 2019 को एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि DHFL ने शेल कंपनियां बनाकर बैंकों के 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की हेराफेरी की है और प्रमोटर्स कपिल वधावन, अरुणा वधावन और धीरज वधावन को उन पैसों से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।
कंपनी पर पॉलिटिकल डोनेशन के भी आरोप लगे। ये भी आरोप लगाया गया कि इन पैसों से प्रमोटर्स ने विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर खरीदे, श्रीलंका में क्रिकेट टीम तक खरीदी गई जिसकी कीमत बताई गई थी उस समय 4,000 करोड़ रुपए के आसपास। आरोप लगे तो कंपनी ने आपड़ धापड़ में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलिंग की और उसमें अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। निवेशकों और एनालिस्ट के साथ बैठक करके बताया कि जिस 31,000 करोड़ रुपयों की बात की गई है वो पैसे कंपनी ने कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं। कंपनी ने कहा कि कोबरा पोस्ट ने जिस एडवांस अमाउंट की बात की है वो 31,000 का नहीं बल्कि 21,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया। उसके बाद से कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने धड़ाधड़ DHFL की डेट रेटिंग बढ़ा दी। कंपनी को लगा कि चलो मामला संभल गया, मगर ऐसा नहीं था। खबर वित्त मंत्रालय की नजरों में पड़ चुकी थी। मिनिस्ट्री ने एक्शन लेते हुए अगले ही महीने फरवरी 2019 में DHFL के टॉप 3 लेंडर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक को आदेश दिया कि DHFL का ऑडिट किया जाए। बैंकों ने फिर एक बैठक बुलाई स्पेशल ऑडिट रिव्यू के लिए। KPMG को नियुक्त किया गया। KPMG एक ग्लोबल कंपनी है जो ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी जैसी सर्विसेज देती है। इस ऑडिट के लिए अवधि चुनी गई 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2018, यानी इस ड्यूरेशन के बीच DHFL के खाता बही की जांच होनी थी। अभी ऑडिट चल ही रही थी कि उधर जून 2019 को DHFL लोन रीपेमेंट करने से चूक गई, यानी उसने जो बैंकों से लोन लिया था उसकी जो किस्त भरनी थी वो उसने नहीं भरी और फिर बाजार में हल्ला मच गया, जिसके बाद ना सिर्फ इसकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई बल्कि शेयरों में 16% तक की गिरावट आई और उसके शेयर तब के उस समय के लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए। उधर अक्टूबर में KPMG ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी जिसमें पता चला कि कंपनी के अंदर फंड डाइवर्जन, राउंड ट्रिपिंग और वित्तीय अनियमितताएं थीं। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि फर्जी तरीकों से कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। रिपोर्ट में कहा गया कि DHFL ने सरकारी बैंकों, निवेशकों से पैसे लेकर अपने ही प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और उनसे जुड़ी फर्मों को, लोगों को लोन और एडवांस दिया है। RBI ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्योर और लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट का कारण बताते हुए 20 नवंबर 2019 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी से हटा दिया। इस कंपनी को NCLT में रेफर कर दिया गया, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब कोई कंपनी लॉस में चली जाती है, अपना कर्जा नहीं चुका पाती है, तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में कर्जदारों का पैसा रिकवर करने के लिए कंपनी को NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाता है। यहाँ कंपनी के हालात देखते हुए उसके एसेट्स, उसकी संपत्ति को बेचकर कर्जदारों का कर्ज चुकाने का फैसला किया जाता है। बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई चल ही रही थी कि मई 2020 में वधावन ब्रदर्स पर ED का केस भी दर्ज हुआ। आरोप लगा कि दोनों भाइयों ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के साथ सांठगांठ करके 5,050 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस केस में गिरफ्तारी की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दोनों भाई इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं हुए। CBI और ED इनकी तलाश में थी। ये बात जैसे ही दोनों भाइयों को पता चली, वो खंडाला के एक गेस्ट हाउस में जा छिपे। लॉकडाउन की वजह से गेस्ट हाउस के मालिक ने दबाव बनाया कि भाई गेस्ट हाउस खाली करो, लेकिन ये मुंबई तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर इनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। इसलिए आखिर में दोनों भाई चुपके चुपाते महाबालेश्वर चले गए और वहां जाकर छिप गए, लेकिन वहां से भी ये दोनों आखिरकार धरे गए। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों जल्दी ही जमानत पर बाहर भी आ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेन मसला तो कई बैंकों के साथ फर्जीवाड़े का था। अब उस कहानी पर वापस लौटते हैं। 2021 में यूनियन बैंक की अगुवाई में 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने शिकायत CBI के पास दी। कहा कि यूनियन बैंक समेत जिन 17 बैंकों ने DHFL को लोन दिया है उसमें 2010 से लेकर 2018 के बीच में कुल 42,871 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। बैंकों ने आरोप लगाया कि कपिल और धीरज वधावन ने अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश के तहत तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने सार्वजनिक फंड को लेकर धोखाधड़ी की, जिस वजह से बैंक और कंसोर्टियम यानी कि उन 17 बैंकों के ग्रुप को 34,615 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के 2,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया के 4,000 करोड़ रुपए, PNB के 38,000 करोड़ रुपए, SBI के करीबन 10,000 करोड़ रुपए बकाया थे। इसके जैसे 13 और बैंक थे जिनके पैसे वधावन ब्रदर्स के ऊपर बकाया थे। इन बैंकों की शिकायत पर CBI ने जून 2022 में एक नया केस दर्ज किया और वधावन भाइयों का यह कांड अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हो गया। दोनों भाई गिरफ्तार किए गए। उन्हें मुंबई की अलोजा सेंट्रल जेल में रखा गया, मगर जेल में भी उनकी ऐश की खबरें आई। इंडिया टुडे की ही एक रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों बंधुओं को जेल से इलाज के नाम पर हफ्ते में 3 से 4 बार अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अस्पताल की पार्किंग में गाड़ियों में बैठकर वो लोग मीटिंग करते हैं, वहां परिवार के सदस्यों से भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, घर का खाना खाते हैं और मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल भी करते हैं। खबर बाहर आई तो महाराष्ट्र प्रशासन की किरकिरी हुई।
जल्दबाजी में इमेज बचाने के लिए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसी साल 3 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट से दोनों वधावन ब्रदर्स को जमानत मिल गई। कहा गया कि सीबीआई की तरफ से फाइल चार्जशीट अधूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2023 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस साल जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए वधावन ब्रदर्स की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने 90 दिनों के वैधानिक अवधि के अंदर अंदर मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। धीरज वधावन की कानूनी टीम ने मंगलवार यानी 14 मई को अदालत में दलील दी कि आरोपी को 12 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी अंतरिम जमानत याचिका निपटारा नहीं हो जाता। लेकिन कोर्ट नहीं माना। अब हालिया फैसले के बाद फिलहाल 3 आरोपी धीरज वधावन, उनके भाई कपिल वधावन और अजय नवांदर न्यायिक हिरासत में हैं। बैंकरप्सी कार्रवाई के दौरान पिरामिल ग्रुप ने सितंबर 2021 में डीएचएफएल को खरीद लिया। ये डील 38,050 करोड़ रुपए में हुई। इसके अलावा पिरामिल ग्रुप ने डीएचएफएल के कर्जदाताओं के जो 34,250 करोड़ रुपए बकाया थे वो भी लौटा दिए और डीएचएफएल का नाम बदलकर अब हो गया है पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आज के खर्चा पानी में इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।